अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास उनको आज अदालत ने नाअहल कर दिया। वो वज़ारत उज़्मा से भी गए, असम्बली की रुकनिया से भी गए और अवामी ओहदा रखने के लिए भी नाअहल करार पाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद की सियासत कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि ये मालूम नहीं है कि जजेस ने तकसीम होना है जैसे 97 में 2 बेंच बने थे उस तरीके से, या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कंटेम्प्ट का सामना करना है जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल जो है वो सबसे पहले तो आज सरदार तनवीर इलियास के ऊपर आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म अपनी वज़ारत उज़्मा से गए। उन्होंने अल्फाज का चुनाव एक से ज़्यादा बार ऐसा किया जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। वो कुछ बोलने का अंदाज़, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही है कि शायद उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर काबू नहीं रहता, लेकिन जब अदालत के सामने कोई जाके तो इस्तदा माफ़ी की करे और अपने आप को रहम व करम पर छोड़ दे तो आम तौर पर तवक्को ही होती है कि अदालत दरगुजर करते हुए उसको माफ़ कर देगी। ख़ास तौर पर वज़राए आला और वज़ारत उज़्मा, उसके ऊपर तलवार जो है वो गर्दन काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर कोई माफ़ी मांगता है तो मैं आज दोबारा इस प्रोग्राम में कहूँगा कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास को भी माफ़ कर देना चाहिए था तमाम उन अल्फाज के बावजूद जो उन्होंने अदा किए, क्योंकि माफ़ी के तलबगार वो हो गए थे। डिफाइंस करते तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती, लेकिन अदालत ने उनको माफ़ नहीं किया। क्या ये मिसाल इस्लामाबाद पे लागू होगी? मुझे अंदेशा ये है कि आने वाले दिनों में 97 वाला तजर्बा भी और ये नाअहली की तलवार भी, ये दोनों चीज़ें किसी एक सूरत में या दूसरी सूरत में कारगर हो सकती हैं इस्लामाबाद की सियासत में भी। पाकिस्तान की क्या इकॉनमी इस तरह की हरकतों की मुतहम्मिल हो सकती है? मेरा जवाब है नहीं हो सकती, क्योंकि 3-4 साल हम एक ऐसे फ़ेज़ के अंदर जा रहे हैं जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ अगर बचा लें, मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूँ कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचा लें तो ये हुकूमत के लिए शायद कार्य सवाब होगा। अगर उनको ज़िंदा रहने के लिए आटा और पानी वगैरह मिल जाए ना ये 2-3 साल, तो शायद यही इनकी माफ़ी के लिए कोई रास्ता बन जाए। क्योंकि अभी की सूरत हाल ये है कि जिस महीने कोई एक ख़ानदान अपने घर के लिए राशन पूरा करेगा तो उस महीने वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पाएगा। जिस महीने वो बिजली का बिल अदा करेगा उस महीने अगर उसके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर पाएगा। और ये तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त यही अलमिया, ये जो मौजूदा सूरत हाल है। तो रमज़ान का महीना ताक रात है। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त भी करूँगा, अपील करूँगा ऑन एयर कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करें। जहाँ किसी को ज़रूरत है, स्कूल फ़ीस की ज़रूरत है, किसी को आटा राशन की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूर मदद करें। पाकिस्तान इन रियलिटी आजकल इसी सूरत हाल से है। वो वाली सूरत हाल नहीं है कि कोई बड़ी गाड़ियों में चमचमाती गाड़ियों के ऊपर सड़कों पे घूमता नज़र आता है, तो वो वाली ज़िंदगी मेजॉरिटी पाकिस्तान को आज मैसर नहीं है। मेजॉरिटी पाकिस्तान को सहरी और अफ्तारी के वक्त क्या राशन पानी मैसर है, या उसके घर में उस वक्त बिजली चल रही है या बंद है उस वक्त। ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज उसके लिए ज़िंदगी ज़िंदा कैसे रहना है, ये उसके लिए बड़ा चैलेंज है। तो वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट जारी करता है, IMF वर्ल्ड बैंक अपनी एनुअल मीटिंग के मौके के ऊपर वो कहता है कि इस साल पाकिस्तान में, हमारे शकील साहब हैं उन्होंने अभी ये ख़बर दी है कि इस साल पाकिस्तान में 0.5% ½ ग्रोथ होगी। मेरा ख्याल में ये ½ भी ये अभी थोड़ी सी मुस्बत साइड के ऊपर है, क्योंकि सैलाब की तबाहकारियों के बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो चुका है और आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ जो है वो आपकी डिमांड मैनेजमेंट, जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई है उस वजह से आपने इंपोर्ट शोर्ट सब बंद की हुई है, तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर बैठ गया, टोटली कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है। आपका मेन स्टे एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल सेक्टर था। टेक्सटाइल सेक्टर पिछले साल उसमें $20 अरब कमा के दिए थे। इस साल अगर उससे कोई 25-30% कम भी कमा लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बहुत मुश्किल है, पूरा टेक्सटाइल बैठ गया, उसकी जो इस वक्त 50% या 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो जो ½ ग्रोथ है ये भी अभी मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म इसमें नज़र आता है। मेरा नहीं ख्याल है कि हम ½ करने की पोजीशन में भी है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो कहते हैं 7% और ये शायद इन रियलिटी 7 से ऊपर हो। पाइड की एक रिपोर्ट है जो ये इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान में जो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पढ़े लिखे लोगों में नाखानदगी की शरह, पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है उसकी परसेंटेज बाकी परसेंटेज की निस्बत बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ये सच है, जो बच्चे पूरा माँ बाप सारी उम्र घर बार बेच के वो गांव के लोगों को देखें तो अपने जानवर ज़मीनें बेच देते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख जाए, अफसर लगेगा। उसको बाद में जॉब नहीं मिलती और वो मारे मारे फिरते हैं आजकल बाहर जाने के लिए। मास्टर्स की डिग्रियाँ हाथ में पकड़ी हुई हैं और टैक्सियाँ चलाने पर मजबूर था आने आजकल। और हमारे यहाँ लड़ाई ये है कि चीफ जस्टिस जो मौजूदा है उमर अता बंदयाल, इसने क्या करना है, या इसका मुखालफ ग्रुप जो है उसने क्या करना है। आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास ने रहना है या इसका मुखालफ
पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आएगा वो वज़ारत उज़्मा संभालेगा। हम रियलिटी से इतना कोसों दूर रह के सियासत कर रहे हैं कि मालूम नहीं है कि ये लीडर जब आवाम का सामना करेंगे ही तो उनके गैज़ो गज़ब से ख़ुद को बचाएंगे कैसे। जब भूख होती है ना, भूख के हाथों इंसान कुछ भी करने पे मजबूर हो जाता है और ये हमारी लीडरशिप को शायद उस टेस्ट से जल्दी गुजरना पड़े। सरदार तनवीर इलियास के वो अल्फाज कौन से थे जिसकी वजह से ये वज़ारत उज़्मा से गए, पहले वो सुन लीजिए। आज़ाद कश्मीर का कोई पुरसवाल नहीं, आज़ाद कश्मीर को कोई पूछने वाला नहीं। भाई स्टेज दिया जाता है किस बुनियाद पे? ये एक टेम्परेरी ऑर्डर होता है। रियासत के अंदर सियासत अवाम का हक है। इस डोमेन में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, फैसले हम करेंगे। कोई किसी से बैठ के पीछे मॉनिटर करना चाहता है उसको भी देखेंगे। हम ये कहते हैं कि हम बताएंगे कि हमारी इख्तियार क्या है, दूसरे के इख्तियार क्या है ये हम बताएंगे। हमें न डिक्टेट किया जाएगा, हमें डिक्टेशन लेनी आती है, न किसी को डिक्टेट करने देंगे। मैंने उस दिन कहा था मीरपुर में कि रावड़ा कोट से धुआं निकालेंगे, किस बात करेंगे, लेकिन रमजान का महीना है, लोग कहते हैं कि पुंछ का धुआं ईद के बाद ज्यादा अच्छा निकलता। रमजान में लिहाज करना पड़ता है तो इंशाल्लाह ईद के बाद निकालेंगे। सड़क से चलने वालों को बना के स्टे दिया जाता है। तो सरदार तनवीर साहब जजों का धुआं निकालते निकालते अपनी वज़ारत उज़्मा का धुआं निकाल चुके हैं। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं उनसे हम पाकिस्तानी सियासत की तरफ बात करेंगे कि हमें किधर जाना है। क्या हमने पाकिस्तान को बचाने की तरफ लेकर जाना है, लोगों की जानें बचानी है, या हमने पॉलिटिक्स के अंदर मज़ीद तबाही की तरफ जाना है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, इसके अलावा शुएब शाहीन साहब हैं और सायरा बानो साहब हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मैंने इकॉनमी की थोड़ी सी ग्रिम पिक्चर पेंट की है, हो सकता है आप उससे अदम इत्फाक करें, लेकिन जो अदालती लड़ाई है और हुकूमती लड़ाई है वो शायद मैंने अभी कम लफ्ज़ों में बयान किया, असल में उससे बहुत ज़्यादा है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बनने वाला है? बड़े मुश्किल हालात हैं जी, और जिस तरह आप कह रहे थे मुल्क को अब इस्तकामत की ज़रूरत है और थोड़ा सा डीपोलराइज होने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई ऐसा न्यूट्रल आर्बिटर इस मुआशरे में नहीं रह गया। सियासतदान तो पहले ही बहुत कैंपेन्स के ज़रिए ख़राब हो गए और एतमाद खो बैठे। फिर मीडिया भी आपने देखा, एक हाउस दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा तीसरे से लड़ रहा है, किसी को लिफाफा कहा जा रहा है, ख़वातीन के मुतल्लिक जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो भी आपके सामने। फिर मिलिट्री के ऊपर हमला हुआ, शोहदा के ख़िलाफ़ भी कैंपेन्स चली, चीफ़ के आने से पहले चीफ़ के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चली, उसके बाद भी अभी भी चल रही हैं। अब अदलिया का मामला भी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गया और उसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक तो आप जो वकला की जो अपनी काउंसिल्स हैं और एसोसिएशंस हैं वो एक तरफ खड़ी हैं, 14 एक तरफ खड़ी हैं, 2 एक तरफ खड़ी हैं, कुछ के अहदेदार एक तरफ खड़े हैं, कुछ के मेंबरान एक तरफ खड़े हैं, मगर जो अदालत के अंदर से आवाज़ें उठी हैं, चले हमारी बात तो आप कहेंगे ये सियासी है, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ रहा है या आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है या आप नहीं फ़ैसले से एग्री करते, इस वजह से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जस्टिस याया अफरीदी साहब या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस अतर मनिल्ला साहब या जस्टिस मंदू खेल साहब या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, ये तो सियासतदान नहीं है। तो जब आपको एक ही तरह की आवाज़ या एक ही आवाज़ आपको वकला से भी आनी शुरू हो जाए, सियासतदानों से भी आनी शुरू हो जाए, पार्लिमान से भी आनी शुरू हो जाए, अदालत के अंदर से भी आनी शुरू हो जाए, तो उसका अफसल तरीका यह है कि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि थोड़ा ठहराव आए, ताकि लोगों को दोबारा से एतमाद हो कि हाँ, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो पूरी अदालत बैठ गई है। और वो तमाम ऑनरेबल लोग जो एक दूसरे को ऑनरेबल समझते हैं और ये भी चाहते हैं कि पूरा मुल्क उन्हें ऑनरेबल जाने और ऑनरेबल हैं भी, वो जब सामने बैठ के लोगों के सामने एडजुडिकेट करें तो लोगों को इस बात पे एतमाद हो कि हाँ, सब लोग बैठे हैं। ये जो ले दे शुरू हुई है, मैंने कई दफ़ा ये एग्जांपल दी है। मैं कॉलेज में था तो हमने एक रिट पिटिशन की, मुझे उसका फ़ायदा ही हो जाना था 10-20 नंबर्स का। तो वो जिनके पास रिट लगी, उन जज के जो साहबजादे थे वो मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन कॉलेज में थे तो एक्विंटेंस थी, उन्होंने कहीं एक आध दफ़ा आते जाते देखा होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, लिखा द पार्टी इज़ नोन टू मी, और जो दूसरे जज थे उन्होंने 5 मिनट में उड़ा दी। मगर आज भी मैं उनकी ताज़ीम करता हूँ कि आप देखें कि जस्ट बिकॉज ही सीन मी, नॉट इवन एज आई सेड क्लोज फ्रेंड्स विद हिज सन, क्योंकि उन्होंने आते जाते कहीं देखा था तो उन्होंने कहा नहीं, ये वाला मुकदमा मुझे नहीं लेना चाहिए, मैंने नहीं लेना। लेकिन अब वो रवायत जो है उस पर पानी पड़ चुका है, उस पर कुछ अजीब सी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो साथ हैं, उनसे एक बीपर कॉलेज जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं।
क्या इतलात हैं, क्या चीफ जस्टिस और जस्टिस फायज़ ईसा उनके माबैन कोई राब्ता, कोई मुलाकात हुई, या हम आने वाले दिनों के अंदर कोई 2 बेंच अलग-अलग सजे देखेंगे? क्या बनने वाला है? नहीं, मलिक साहब काफी बेहतरी की जानिब सूरत हाल का आमदन है और गुज़िश्ता कह लें कि 3 दिन के दौरान ये दूसरी मुलाकात है जो आज चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान हुई है। और आज भी तकरीबन 35 मिनट के करीब बताया जा रहा है कि खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। और जो आज वजाती बयान जारी हुआ है जस्टिस फायज़ ईसा का, कल जो काफी तनकीद उन पर की जाती कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे थे और जो पार्लियामेंटेरियन की फ्रंट रो थी वहाँ बैठे और खिताब भी किया उन्होंने, उस चीज़ के ऊपर जो वजाहत उन्होंने आज जारी की है वो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑफिशियली की गई है, वरना पहले ऐसे होता नहीं था। और हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं आज जो मुलाकात चीफ जस्टिस के साथ उनकी हुई थी उसमें इस इशू के ऊपर मुशावरत हुई और चीफ जस्टिस की मुशावरत से ही जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपना ये जो बेवजाती बयान है ये जारी किया है। क्या जुल्करनैन सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग की तरफ जाएगी? क्योंकि ये एक पहला स्टेप है जिससे सुप्रीम कोर्ट अपनी तकसीम को रोक सकती है। क्या फुल कोर्ट मीटिंग होगी? जी बिल्कुल मलिक साहब, होगी। आइंदा चंद दिनों में हम देखेंगे कि फुल कोर्ट मीटिंग जो जजेस की इंटरनल होती है वो होगी, जो जैसा कि पहले हुआ करती थी। और उसी फुल कोर्ट मीटिंग के लिए ही माहौल को साजगार करने के लिए, टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस फायज़ ईसा समेत जो दीगर सीनियर जजेस हैं उन सबसे फर्दन मुलाकातें जारी हैं। और तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है चीफ जस्टिस जो है वो अदालती वक्त से फारिग होने के बाद जजेस के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, यहाँ नून लीग की तरफ से बड़ा दबाव था कि ये जस्टिस उमर अता बंदयाल इस्तीफा दें क्योंकि उसके ऊपर 4-6 जजेस जो सवालात उठा चुके हैं, अब उन्हें सीजे नहीं रहना चाहिए। क्या इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल मौजूद है? कोई ज़राए क्या कहते हैं इस पे? देखिए, हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दबाव को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं, जो आइन ने उनको तकवीज़ की हैं, वो जारी रखेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करते रहेंगे। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। शोएब शाहीन साहब आपकी तरफ आऊँगा। कल मैं राना सनाउल्लाह साहब से इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उन्हें ये जजेस की तकसीम के ऊपर एक सवाल किया। सवाल ये था कि 97 में एक तरफ जस्टिस सजाद अली शाह का बेंच था और दूसरी तरफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान ने 10 रुकनी बेंच अलहदा से बिठा लिया था। तो अगर आप इसी तरीके से तकसीम दर तकसीम की तरफ माइल रहेंगे, ये तेरा जज ये मेरा जज, तो अगले चंद दिनों में इसको रूल आउट मत करें कि एक तरफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बैठे हों तो दूसरी तरफ जस्टिस फायज़ ईसा ना बैठ जाए 9 रुकनी बेंच लेकर। तो उन्होंने कहा कि अगर वो 9 रुकनी बेंच बैठ गया, ये उनका जवाब है, तो वो फैसला काबिल कबूल होगा आइनी और कानूनी एतबार से, क्योंकि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के 10 रुकनी बेंच का फैसला भी इन्फोर्स हो गया था, उस पर अमल दरामद हो गया था। ये पाकिस्तान के लिए तबाही का रास्ता है, बेहतरी का रास्ता तो नहीं है। लेकिन क्या हम उस तकसीम को देख रहे हैं या ये अभी जुल्करनैन ने जो डेवलपमेंट बताई है कि कोई बीच बचाव हो जाए, शायद हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ जाएगा मामला, क्योंकि उस वक्त एक केस की नेचर भी ज़रा समझ लें। उस केस की नेचर में ना जाए, लेकिन अभी हम आ जाए। नहीं, मैं सिर्फ आधा मिनट बात करके, उस वक्त केस ये था कि सजाद अली शाह साहब ने बाद में अपना चीफ जस्टिस बनने के बाद एक जजमेंट दी थी जिसमें कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। वो जो मेजॉरिटी जजेस ने ये कहा कि ये जो आपका जजमेंट का प्रिंसिपल है, आप इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, आप स्टेप डाउन करें और जो सीनियर मोस्ट था मियां अजमल उसको चीफ जस्टिस बना दें। दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट, इररिस्पेक्टिव के उसमें बाकी चीज़ें उसमें शामिल थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है इस वक्त की, जो सिचुएशन जो अंदरूनी ज़राए बताते हैं, जैसे जुल्करनैन साहब हो गए या बाकी दोस्त बताते हैं, इस वक्त भी जो 8 जज साहिबान हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं। जो 7 जज साहिबान हैं जिसको कहा जाता है कि उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सुनी सुनाई बातें। लेकिन इस मेजॉरिटी के होते हुए भी सर ये 2 आ रहा है। वैसे जो आपने 8 और 7 की तकसीम कही है ना, हमारे पास इतला ये थी कि 9 और 6 की तकसीम है, इसीलिए फुल कोर्ट नहीं बनाई गई। बहरहाल मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अगर इसको देख लें ना, 6 जजेस ने काजी फायज़ ईसा साहब का आर्डर सेटिसाइड किया, वो 6 जज साहब हो गए, उसके साथ चीफ जस्टिस 7वें हो गए, 8वें जस्टिस नहीं 8वें जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया था, उनके साथ बैठे हुए, ये 8 हो गए। 8 + 7 15 है ना टोटल। ये अज्यूम कर रहे हैं आप। वैसे अगर फुल कोर्ट बैठती तो ये तकसीम खुल के सामने आ जाए। नहीं पता, मैं एक अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड जो पिछले 1 हफ्ते में हुआ है, जो इवेंट्स हुए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक बड़ी क्वालिटी है जो लोग जानते हैं उमर अता बंदयाल साहब को, बहुत ठंडे मिजाज के आदमी है, अंदरूनी तौर पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इस कदर मीठे हैं और इस कदर एहतराम से पेश आते हैं अपने कलीग जजेस के साथ भी, अपने वकला के साथ भी, लिटिगेंट्स के साथ भी। उनमें एक बड़ी क्वालिटी है बर्दाश्त की। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अपने केस के दरमियान में उन्होंने कहा हम फुल कोर्ट की मीटिंग करेंगे, मैं सब जज साहिबान से मैं मिलूँगा,
और मेरा ख्याल है कि ये पिछले एक हफ्ते से जो उनकी मीटिंग थी, जो कि आप काजी फायजा साहब के साथ, और अभी बड़ा अच्छा एक उन्होंने किया, या अफरीदी साहब और तरफिंदला साहब उन्हीं के बेंच पे बैठे हुए हैं, जो नए बेंच लेकिन चीफ जस्टिस साहब की दो एक चीजें हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। एक 63A का फैसला वो दुरुस्त फैसला नहीं है, दूसरा उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के 3 रुकनी बेंच 2-1 के फैसले के ऊपर जो सर्कुलर से उसको खत्म किया और फिर 6 रुकनी बेंच से उसके फैसले को अंडू किया, ये 2 स्टेप उनको नहीं करने चाहिए थे, बहुत मुतनाज़ा स्टेप्स हैं। मैं सायरा बीबी की तरफ आता हूँ। सायरा बीबी, जो आज राना तनवीर इलियास के साथ हुआ, जो काम शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है, वो भी आइन से मुतसादम रास्ता है। 90 रोज़ क्लैरिटी है आइन में, बाज़ चीज़ों में इबाहम है, बाज़ों में क्लैरिटी है। 90 रोज़ में बड़ी क्लैरिटी है। 100 तो जिहाद दे सकते हैं कि पानी आ गया है, बारिश आ गई है, फ्लड्स आ गए हैं, लेकिन 90 रोज़ लिखा हुआ है। 90 रोज़, बल्कि जैसे सत्रह ने अपने डेसिंग नोट में भी कहा कि 90 रोज़ का मतलब 90 डेज। तो क्या शहबाज शरीफ को भी कल सुबह तलब कर ले जैसे सुमरता बंदयाल और उसको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा देकर 5 साल के लिए नाहिल कर दे? क्या करे सर? थोड़ी सी टाइम दीजिएगा। एक तो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया बड़ा अच्छा था, मैं खुश होगी कि किसी को तो ख्याल आया आवाम का कि सब लड़ाई झगड़े में जो 1 साल से हम लोग सब जितनी भी जो भी इन लोगों ने लेजिस्लेशन की है वो सब अपने आप को बचाने के लिए किए हैं, उसमें कहीं किसी ने आवाम का नाम लिया। तो अभी जैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने बोला है कि हम ये नहीं कहते कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया है। पहले तो ये सब समझें कि ना फ़ैसला PTI के हक़ में है ना इन लोगों के ख़िलाफ़ है। जज साहब ने जो बात की है वो आइन के मुताबिक की है। मैं तिफले मकतब हूँ ना, न्यूली मतलब यहाँ पर आइन की किताब कहती है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हुआ। अब इसमें अब हम क्या है, मैं समझना चाहती हूँ, आप सब लोग सीनियर्स हैं, कानूनी क्या कहते हैं सुकम और हर चीज़ का आपको पता है, इसमें अब हम क्या है? मतलब ये जो आप लार्जर बेंच 3, 4, 4, 6, 6, 9 आप कर रहे हैं, मतलब क्या वो मतलब ये उस नहज पर ला रहे हैं कि जो इनके, क्योंकि देखें ये तो है, ये हमारे जज, ये तुम्हारे जज, और आज भले जस्टिस फायज ईसा साहब ने वो बयान दे दिया, उसको वजाहती बयान दे दिया, जो बैठना था, लेकिन क्या ये कोई बैठना नहीं, हमें तो नहीं सही लगा। आपको सही नहीं लगा? हमें नहीं सही लगा। अभी जैसे इन्होंने कहा था कि मैं अपने कुलीग था, उसके साथ मेरी बातचीत भी नहीं थी, मगर सिर्फ देखा था, तो उन लोगों ने ऐसा कर दिया। हमने तो बैठे हुए देखा। कल तो जब फातिहा सब हाथ उठाया हुआ था, मैं समझी शायद आइन के लिए फातिहा पढ़ी है। मैं तो सफ़ेद चादर पहन कर आई थी कि फातिहा खानी है। तो कल बाद में भी मुझे टाइम नहीं मिला, वरना इस पूरी जितनी भी डिबेट थी उसके पे मेरा एक ही चंद दिन पहले जैसे सुमरता बंदयाल की एक वीडियो क्लिप आई थी, तो उन्होंने कहा मैं बड़े केसेस से पहले हाथ उठा के दुआ मांगता हूँ। तो मैं बैठा दुआ मांग रहा था, तो एक चौथा जज आ गया जी, तो उन्होंने कहा केड़ा फोटो है, तो मुझे भी लगा आपने कल आइन की बातें पढ़ दी, अल्लाह रहम करे। तो मुझे नहीं, तो सर किधर है अब, उसमें से सुकुम तलाश करेंगे ये हो। मुझे तो फ्लोर नहीं मिला, वरना उनको यही कहना था कि सर ये किताब साइड पे रखें, जो इतना खड़ाग पाला है ये भी नहीं करना था। किताब दे दे किसी पान वाले को, पान लगा कर देगा लोगों को, और सिर्फ एक सफ़ा हो जिसके ऊपर लिखा हुआ हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, आइन ख़त्म। क्योंकि मैं तो जब जितनी मेरी एज हो गई है मैं तो यही देखती भी आई हूँ। और बाकी इसमें भी ख्याल में फिर शहबाज के ऊपर कंटेम्प्ट लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। कल जैसे ये लोग लेकर आए हैं काबीना, फैसला तो काबीना का होता है, असेंबली में कौन बैठा हुआ है? इन्हीं के लोग बैठे हैं। काबीना के 3-4 ये तो बड़े मिनिस्टर हैं, उनको भी साथ कंटेम्प्ट लगा, वो उनके ये पूरी पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट लगेगा। जो कल इन लोगों ने यहाँ से पार्लियामेंट से आके वो करवाया, और फिर ये जो पैसों का बिल आ रहा है कि पैसे ये वो तो डाल दिया ना इन्होंने, वो तो पास करेगी असेंबली, तो तब होगा। वो असेंबली पास नहीं करेगी तो पूरी असेंबली जाएगी, सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। मतलब ये क्या बात हुई? फिर जो वजीर आज़म खबर सुना रही है, मैं बाकायदा चाय पीने को दोबारा वजीर आज़म सब मैं बता रही हूँ, कंटेम्प्ट लगने वाली है आप पे। जो वजीर आज़म हाउस का खर्चा है, क्या वो भी फिर पार्लियामेंट हम देखेंगे? फिर जो भी खर्चा जहाँ कहीं भी होता है, इनके दौरे या ये वो सारे बिल पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट पास करेगी। ये जज साहब को इनकी तरफ वो कहते हैं ना कतई नजर, इनका मसला बाद में करना चाहिए। अब अल्फाज मुझे तो अच्छा नहीं मिल रहा। 3 लोगों को अब टांग, मतलब टांग दे। तीन कौन? सेक्रेटरी चीफ, ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, फाइनेंस कौन? तीसरे जी फाइनेंस इसाक डार साहब,
नहीं, सेक्रेटरी फाइनेंस को, और तीसरे किसको? सेक्रेटरी डिफेंस को। शहबाज शरीफ को नहीं टांगे? नहीं, पहले तो फिर पता चल जाएगा ना कि ये हमारे इनके पार्लियामेंट के शहबाज शरीफ से इनके हुक्म के नहीं इनके सेक्रेटरियों को टांग रही है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको आप बचा रही हैं। क्यों नहीं मान रहे? जो अदालत का कहना है क्या ये किसी एमएनए? मैडम पहले शहबाज शरीफ को पकड़े ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैं बात में कर रही हूँ कि सिर्फ इन 3 का करेंगे ना तो सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी, उगल देंगे जो भी करना होगा। 3 टांगने की फरमाइश उनकी है और शहबाज शरीफ को सजा देने की फरमाइश मेरी। आप बताएं कैसे बचते हैं आप? पहले तो आपने आइन पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। जिस क्लैरिटी के साथ ये 90 डेज़ लिखा हुआ है उसी क्लैरिटी से फ्लोर क्रॉसिंग भी लिखा हुआ है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है और अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसकी जो वोट देने के बाद, काउंट होने के बाद वो वाला नहीं जो 63A का जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर, वही आपसे मैं वही आइन के हवाले से आपको कह रहा था। लेकिन चलें उसको छोड़ दें घड़ी भर को। क्या शहबाज शरीफ पे कॉन्टेम्प्ट मैं जरा एक नहीं पहली जवाब मैं दे दूं ताकि आपको ना लगे कोई भाव में। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जस्टिस फाइज ईसा की मैं थोड़े से इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिसमें वो लिखते हैं कि यूजिंग अ जुरिसडिक्शन that court is not vested with is a violation of the constitutional oath of the judges and that of the constitution। ये हमने तो नहीं कहा भाई, ये किसने कहा है? और वो किसने कहा कि ये 1 मैन शो है? और ये किसने कहा कि ये इंपीरियल कोर्ट है? और वो कौन 4 जजेस थे? अतर मिनल्ला साहब, याया अफरीदी साहब, मुअज़्ज़ज़ मंदुखेल साहब, मुअज़्ज़ज़ मंसूर अली शाह साहब, जिन 4 ने ये कहा कि ये जो आपने 184 आपने सामने 184(3) की लिखी ये पिटिशन रखी हुई है ये मेंटेनेबल नहीं है, यानी ये इस कोर्ट के अंदर लग नहीं सकती, प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। फिर उन्हीं में से जो जज साहिबान 2 जज साहिबान ने मुख्तलिफ औकात में लिख के और ज़बानी कहा कि ये फ़ैसला 4-3 का, ये हम तो नहीं कह रहे हैं तमाम चीज़ें। तो जब अदालत के अंदर ये तफरीका है, जब अदालत के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हो रही, जुरिसडिक्शन की, फिर एक और वो बयान आपने पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि सियासतदान जुब्बे पहन के। अरे वो तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने ना असल हकीकत उसे एक जुमले में बयान कर दिया कि जजेस आर बीइंग परसीव्ड एज पॉलिटिशियन इन रोब्स। इससे अच्छा जुमला नहीं कोई। और उसके अलावा फिर जो उन्होंने कहा कि इट शुड नॉट बी सीन दैट द कोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ वन स्टेक होल्डर। तो देखिए, अगर आपने किसी तवाज़न में चीज़ को रखना है तो उसको तवाज़न में मध्य में लेकर आए ना, उसको तवाज़न में लेकर आएँ। ये कोई सियासतदान तो गुफ्तगू नहीं कर रहे, उतने ही पढ़े लिखे जज ये बयानात दे रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो कोई मसला तो है। अब जहाँ तक आप कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, देखिए हम इलेक्टेड हैं फ्रॉम दी पार्लियामेंट्स, क्योंकि ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, सदारती निज़ाम तो है नहीं। अगर पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करती है कि आपने ये नहीं करना और कोई फ़ैसला आता है तो पार्लियामान के पास ही जाएगा, तो पार्लियामान के पास ले गए। अगर पार्लियामान कहती है कि आप कर डालें तो कर डालेंगे, लेकिन अगर पार्लियामान मुसलसल कहती है, वो पार्लियामान जिसमें से एग्जीक्यूटिव आई है वो कहती है कि नहीं हम आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं या रेजोल्यूशन के ज़रिए रोज़ पास करके कह रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, तो उसी पार्लियामान से वजीर आजम इलेक्ट हुए हुए, तो पार्लियामान के पास ले गए, प्रोसेस को रोल कर दिया, पार्लियामान। शुएब साहब से पूछते हैं। शुएब साहब, अच्छा ब्रेक आ गया जी, पहले ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे जवाब लेते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में अदालती लड़ाई हमें कहाँ तक लेकर जाएगी और क्या ब्रेक लगेगी कहीं पे, हम संभलेंगे या मामला ऐसे ही चलेंगे? आपसे सवाल शुएब साहब हमने अधूरा छोड़ा था, आप इसे दोबारा शुरू करते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने की ज़रूरत है। जज आपस में लड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की लड़ाई हो रही है, कोई इस्टेब्लिशमेंट से अपीलें कर रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट से बच के भाग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योस अनारकी। देखिए, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये केस पे पेंडिंग था तो उन्होंने बल्कि दोनों पार्टीज़ को बुलाकर कहा था, और जो कि पहले पटिशनर का वकील पेश हो रहा था उनको कहा कि जी आप अपनी पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनसे लिखवा के लाएँ कि वो टेम्परेचर कम करेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि जो इलेक्शन की तरफ जा सकें और डायलॉग करें। और यही बात उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कही। लेकिन मैं इसमें इन दिनों में से मैं इसमें दोष दूँगा PDM की जमातों को और शहबाज शरीफ साहब को। देखें, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी डबल होती है, अपोजिशन तो अपोजिशन होती है ना, उनको तो होता है कि उन्होंने शोर मचाना है, लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है कि इन चीज़ों में इंगेज करे, इन्वॉल्व करे और डायलॉग की तरफ लेकर आए, क्योंकि जो
वर्स्ट गवर्नेंस जा रही है, या जो खराबियाँ जा रही हैं, या जो माशी अबतरी है, या जो सोशल अबतरी है, या पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इल्ज़ाम तो गवर्नमेंट पे लगना है ना। तो गवर्नमेंट की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो उनको इंगेज करता, अपोजिशन को बैठाता और उनके साथ। अगर ये डिफाइंस में रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट किसको वो फ्रेम करेगी कि भाई तुम जिम्मेदार हो, कंटेम्नर तुम हो, तुमने ऑर्डर अमल दरामदी किया? शहबाज शरीफ होगा, पूरी काबीना होगी, पूरी असम्बली होगी? देखिए, सबसे मुड़ तोड़ के आना है चीफ एग्जीक्यूटिव के हाथ में, शहबाज शरीफ को, और ही इज द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल, उन्हीं के ऊपर आएगा और ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा चांस है कि जो घर भेजा जाएगा, क्योंकि मेन चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी का भी क्या था, ही वाज द एक्चुअल इंचार्ज, उसी को कहा गया कि जी आप खत लिखो, उसी को कहा गया। देखें, एग्जीक्यूटिव पाबंद है आर्टिकल 220 के तहत फैसिलिटेट करे, तमाम फैसिलिटीज दे टू द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और यही सुप्रीम कोर्ट ने रोजा के महीने पीडीएम कुर्बान कर दे शहबाज शरीफ को, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सबसे अच्छा है इसलिए जान छूट, एक तो इनसे जान छूटेगी, सियासी शहीद भी बनेंगे, और मरियम नवाज के लिए मौका होगा कि वो पार्टी की सदारत भी संभालेंगी, शायद इनके लिए बेहतर होगा, शायद पीएमएलएन के लिए बेहतर। मरियम नवाज को आपको वकील कर लेना चाहिए, मशवरे आप ऑनर दे रहे हैं फ्री में, चाचा से जान छुड़ा रहे हैं, इनके लिए बेहतर होगा। सायरा बीबी से पूछते हैं, सायरा ये हमें कहीं हल की तरफ ले जाएगा या हम नीचे के नीचे जाते जाएंगे? सर देखिए, अगर इन्होंने हल करना होता ना तो जिस वक्त वहाँ से ये असेंबली तोड़ने की बातें चल रही थी, आप ही के प्रोग्राम में बात हुई थी ना कि भाई वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, असेंबली तहलील करेंगे नहीं तहलील करेंगे, उस वक्त ये पीडीएम जैसे कह रहे हैं ये चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, हेड तो वही है ना, पूरी पीडीएम और ये जुडिशरी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो मुक्तदर हल्के हैं, क्या ये सोए हुए थे? क्या इनको नहीं पता था कि अगर ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद के क्या असरात होंगे? मतलब इन 75 सालों में कुछ नहीं सीखा, 75 सालों में तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन एक साल में एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान को कोई इदारा काम नहीं करता। ये अल्लाह के आसरे पे चले जा रहा है मुल्क, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि कोई भी इदारा, कोई मतलब जो चारों तरफ हम अपने देखते हैं, कोई वहाँ पर ना काम का बंदा है ना वो काम करते हैं, ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है। और बाकी ये कि ये इसको अभी भी, जिस तरह जरदारी साहब ने बोला कि डायलॉग का दरवाज़ा हमेशा खुला होना चाहिए, तो ये बैठ के इनको बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हालांकि रास्ता सीधा है, रास्ता सीधा था, बैठेंगे नहीं, जो आप ये, मैं खुद कहता हूँ डायलॉग करें, लेकिन आप ये सोचें कि इमरान खान, शहबाज शरीफ या जरदारी आपस में डायलॉग कर रहे हो तो ये बहुत अनहोनी बात है। इमरान खान के लिए वो सारे चोर डाकू हैं क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ऊपर रखा हुआ है, वो खुलफाए, मतलब मैं उसको बहुत लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन अपने आप को उससे नीचे वो समझने पे तैयार नहीं है। लेकिन सब बैठना पड़ेगा क्योंकि वरना इस तरफ जहाँ जाएंगे वहाँ पर वापसी नहीं होगी जी, वहाँ पर वापसी नहीं होगी और ये चीज़ें आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएंगी। ये जो आपने जुमला भी बोला ना, रेत की तरह चीज़ें फिसल नहीं है, रेत की तरह इन सारों के हाथ से फिसल जाएंगे, सबके हाथ से, क्योंकि सबकी ईगोज बहुत बड़ी हैं, यहाँ तक पहुँची हुई हैं कि दूसरा तो इंसान है ही नहीं, कि वो जो बैठे हुए। और अभी जिस तरह आप ये बात, अभी ये इतनी ज़्यादा मुझे नहीं पता जो आप बात कर रहे हैं, लार्जर बेंच, फुल बेंच होना चाहिए, फुल बेंच होना चाहिए, सब वो कहते हैं असेंबली फुल है। जो 22 मुनर्रफ अरकान हैं उन्होंने तो इनके हक में दे दिया, हालांकि जुल्म ये है कि राजा रियाज को पहचानते भी नहीं है। ये 22 उनके हक में है, आपसे शरारत कर रही सर, उनके हक में है। एक असेंबली राजा रियाज के साथ वादा था कि उसको टिकट देंगे, अपोजिशन के 2-3 लोग बैठे हुए, इनकी असेंबली पूरी है। अब सायरा कहती है आप उनको पहचानते नहीं है क्योंकि ये जुमला उनका सोशल मीडिया पे आता है। उनकी असेंबली, मैं कह रही हूँ असेंबली पूरी है, अपोजिशन के तो 2-3 लोग बैठे हुए, तो फिर हम क्यों माने जब आप ये लार्जर बेंच और कह रहे हैं कि ये 3-4 का बेंच, 7 का बेंच, उसका नहीं माने। एक बात ये तो इलेक्शन इस्लाहात के लिए ये सब फिर इकट्ठे बैठे थे, जब सेकंड लीडरशिप इकट्ठे किसी नतीजे पे पहुंच जाती है तो ये सारे बैठ सकते हैं अगर इनकी नीयतें ठीक हों। असल मसला है टॉप लीडरशिप पे नीयतों का। तो देखें, इलेक्शन इस्लाहात फिर इन्होंने दिया जिसपे जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में वो बेंच बना था कि क्या ऑर्गेनाइज रिगिंग थी नहीं थी, उस पर इकट्ठे नहीं हुए थे, बिल भी पास हुआ था। मैं मुख्तसरन आपको अर्ज करूँ, जरदारी और शरीफ फैमिली ये पाकिस्तान में रवायती पॉलिटिक्स की निशानी है। इमरान खान एक नए प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब उसकी ईगो इतनी ऊपर चली गई है कि वो इनके साथ बैठ नहीं सकता। नहीं, देखिए ये प्रॉब्लम है। फैटेफ की कानून साजी के लिए जीएचक्यू में जाके मीटिंग करते थे पीटीआई वाले भी और बाकी भी। आप इनको छोड़ ही दें, इनकी अकल पर रोना आना चाहिए। ताकतों की ये बदकिस्मती है कि ये इस काबिल नहीं है कि आपस में एक दूसरे से बैठ के बात करें। सिविलियन सुप्रीमेसी की जब बात करते हैं, जमहूरियत की कोई सुप्रीमेसी नहीं है। फिर ये अफसोस की बात है शहबाज शरीफ समेत, शाह महमूद समेत सारे वहाँ लाइनें लगा के, असद उमर समेत वहाँ लाइनें लगा के
रिवायती सियासतदान है, यानी कि फिर एक दूसरे को जो गालम गलोच, सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ना, लड़काना की शक्ल, वो सब भूल के अवाम के लिए बैठे हैं। ये अवाम के लिए बैठे। एक साल में आपने कोई अवाम का काम देखा? अभी भी ये नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का खड़ाक फैला हुआ है, इससे क्या किसी आम आदमी को फायदा वो होगा? मैं तो वो लतीफा याद आ रहा है कि वो बाबे का 12 साल बाद मसला हल हुआ तो उसने जज को बोला कि अल्लाह तनु थानेदार बढ़ावे। उन्हें के क्यों? उन्हें के 12 साल बाद जज ने कहा था 5000 रुपए दे दे, मामला इतने ही मुका देता हूँ। गरीब आदमी को इस लार्जर बेंच और छोटा बेंच से बड़ा बेंच टूट गया तो ये हो गया, वो हो गया। उसने क्या बोला? ये वो थोड़ी है, इनसे गरीब आवाम को क्या? अल्लाह तेन थानेदार बनावे कि 5000 लेके फैसला तो उन्हें कर देना सी, 12 साल लग गए। तो मुझे बताएं इससे क्या? वो अभी ये कर रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, लार्जर बेंच, ये चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस, इससे क्या रोटी मिलेगी? मेरे इलाके में लोगों को रोटी मिलेगी? डॉक्टर साहब, लोगों को क्या दवाई मिलेगी? क्या उनकी जिंदगी सही होगी? अब तो हर चीज पहुंच से बाहर होगी। लोगों ने स्कूल से बच्चों को उठा लिया कि कॉपी का खर्चा नहीं उठा सकते, दवाइयां महंगी होगी। पैनाडोल आप जाकर के गरीब जो खा लेते होते थे, हमारी एक वो कहते ना नेशनल मेडिसिन थी कि कुछ भी प्रॉब्लम होता था एक पैनाडोल, वो भी लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। या पेट दर्द हो पैनाडोल। तो इन सारी जितनी भी ये लेकर आ रहे हैं, जितना भी ये आइन, ये वो इधर उधर। डॉक्टर साहब, मैं डिप्रेसिंग सीन है इकोनॉमी का और कौम का। पहली बात तो एक एक करके चीज़ों का मैं जवाब दे सकता हूँ। ये असेंबली कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं। आपने वो स्नेक्स एंड लैडर देखी है ना, लूडो के पीछे जो बनी होती है कि सांप ने काटा, 80 से गिरे, 4 पे आ गए, फिर दाने फेंके, फिर आगे गए, फिर एक सीढ़ी मिल गई, फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए। ये कोई तरीका है? जिस सलीके से ऑपोजिशन ने या इमरान खान साहब की जमात चली है, ये सलीका है कि आई प्ले और नो प्ले, कि पहले आपने इस्तीफ़े दे दिए और आप चले गए कोर्ट्स में कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, फिर आप कोर्ट्स में चले गए कि हमारे इस्तीफ़े नामंजूर करें। यानी ये क्या खेल है? ये अवाम के दुख दर्द की आवाज़ है। और ये जो हो रहा था कि हमारे इस्तीफ़े दे दिए, हम बाहर चले गए, अब हम वापस आना चाहते हैं, अब हम जाना चाहते हैं, उसमें किसी गरीब आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी? तो कहीं भूख का जिक्र, दवाई का जिक्र सुनाई दिया था? वो सियासी खेल था। उसके बाद जो असेंबलियां डिसॉल्व की, जो असेंबलीज डिसॉल्व की, पंजाब की, केपी की, क्यों गई? क्यों की? आपको गिराने के लिए? सिर्फ इसलिए कि आई प्ले और नो प्ले। यानी आपने अगर असेंबली चलानी हो, आप मेजॉरिटी में बैठे हैं, आपकी बहुत बड़ी एक पार्टी है जो किसी भी वक्त दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कर सकती है। आप हुकूमत को ईमानदार रख सकते हैं, इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आप बैठे हैं। आप हर बिल का तनकीदी जायजा ले सकते हैं। जिस आवाम की आवाज़ की बात हो रही है, उस आवाम का जिक्र फ्लोर के ऊपर कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बिल्स को अमेंड कर सकते हैं, बजट्स को रिव्यू कर सकते हैं। आपने कहा क्योंकि मैं नहीं हूँ इस वक्त, मैं वजीर आज़म नहीं, तो मैं जाता हूँ बस, और चादर उठाई और सारी जो पूरी और फिर कहा कि भाई मैं तो चला गया हूं, तो अब आप भी अपना खेल खत्म करें ना। नहीं, वो तो आपने ऑफर की थी भाई ना? मेरी बात चले हमने कर दी, मेरी तो बात मैंने तो आपकी किसी बात में अभी नहीं मैंने इंटरफेयर किया, मगर आप चाहें तो जरूर कर लें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ये खेल जिस तरीके से खेला जा रहा है, ये ऐसे थोड़ी है, ये खेल तमाशा थोड़ी है। सर एक रिलेटेड सवाल आपसे पूछना है जिससे कौम का आप भला कर सकते थे, और वो आज उम्मीद आपने मेरे प्रोग्राम में 3-4 दफ़ा लोगों को दिलवाई थी। वो आपने कहा था 30 मार्च से पहले रूस से मैं तेल लेके आपको दिखाऊंगा। जी मैंने कहा था उनकी डील फाइनलाइज हो जाएगी, वो हो चुकी है। कहाँ है वो डील फाइनल? जी अब इंशाल्लाह, मैंने आपको अभी प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले भी हल्का सा जिक्र किया पूरी तरह से। जी इंशाल्लाह हम इस एक हफ्ते के अंदर अपने ऑर्डर्स प्लेस कर देंगे, 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में। हमारी उनसे जितने भी मामलात थे वो तमाम तय हो चुके हैं, हमारी डील उनसे तय हो चुकी है, और 26-27 दिन के अंदर उनका पहला जहाज आ जाएगा इंशाल्लाह। अप्रैल के महीने में खत्म होने से पहले रूसी तेल का जहाज पाकिस्तान आएगा, और आप 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डर प्लेस करें? जी 1 हफ्ते में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। 26 दिन लगते हैं उसको जहाज को आने में, क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस होने के 26 रोज के बाद आएगा। 26 रोज। और वो कितने रायती नरखों पे आएगा? जी वो मैं नहीं तफसील डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से कम होगा। जितनी भी गुफ्त बहुत ज़्यादा कम होगा, और जो ब्रेक मिल रहा है हमारे हमसाया ममालिक को, बिलखसूस एक मुल्क को, वही रियायत हमें मिलेंगी या उससे बेहतर। ये डॉक्टर साहब की बड़ी खबर चलाई थी कि 1 हफ्ते के अंदर हम टेंडर फ्लोट करेंगे, हम 1 हफ्ते के बाद आपसे दोबारा पूछेंगे। जी जरूर, भागने नहीं देंगे। रिफाइनरी बंद हुई अभी, उसके अलावा रिफाइनरी बंद होने का पूछ रही है? नहीं, रिफाइनरी हमारे पास डीजल के स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
हमारे पास एक तो वो तो रिफाइनरी का कुछ टर्न अराउंड के भी मामला थे, लेकिन उसके अलावा जो गुफ्तगू हो रही है वो बड़ी अहम है, जिसका ये जिक्र कर रही है। डीजल के हमारे जो स्टॉक्स हैं वो मुल्क में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी वजह ये है, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि हमारी हार्वेस्ट का सीज़न जो है बारिशों की वजह से वो आगे चला गया है, और ये वो 15 दिन होते हैं जब बहुत बेइंतहा डीजल का इस्तेमाल हार्वेस्टिंग के अंदर शुरू हो जाता है। डीजल की प्राइस का भी दखल है, ट्रैक्टर सेल भी नीचे गई है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। जी हाँ, मगर जो हार्वेस्ट भी है वो थोड़ा सा आगे, क्योंकि मैंने अभी कराची में मैं 2-3 दिन रहा और मैंने तमाम लोगों को बुलाया, डीलर्स को बुलाया, ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया। उनको एक शक भी था कि कुछ स्मगलिंग भी बढ़ गई है। ये भी बहुत जिक्र सुनने में आया है कि हमारी डिमांड जितनी नीचे आई है, इतनी डिमांड उसी सूरत नीचे आ सकती है अगर किसी और रास्ते से चोर बाजारी से तेल ला रहा हो। तो ये भी शक किया। आपको सोशल मीडिया पे देखो भरे पड़े हैं वहाँ कंटेनर, सारा बीबी पूरा तेल ले रहे हैं। मतलब यहाँ से कौन है जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बिछाने के रास्ते में हायल है। और आप पूरा रास्ता देखें, अब तो इतनी गाड़ियाँ कि पहले तो एक का तो चोरी छुपे पता चलता था कि हब तक वो ईरानी तेल इस्तेमाल होता था, अब वो पूरे पाकिस्तान में वो कंटेनर फ्री में आ रहा है बगैर टैक्स के। जी मौज लगी हुई है। और अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल उनसे आप डील कर लें तो आपको आधी से भी कम कीमत में मिलेगा। आप तो वकील हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं, आप देखें, आप अगर जो आप रशिया से लेने जा रहे हैं, एक मिनट, आपको नहीं मालूम कि कितने सैंक्शंस के मुख्तलिफ तरीका नहीं, देखें आज मालूम या नहीं, ये तो पता है मुझे, पता है, लेकिन आज जो सिचुएशन आप देखिए, मेरी बात सुने, क्या बात रास्ते में जितनी चेक पोस्ट है ना, हर चेक पोस्ट का रेट है एक। मैंने किसी से एक दिन पूछा तो उन्होंने कहा कि हर चेक पोस्ट का एक रेट है। वो जो कंटेनर चलता है और लेकर वापस आता है, उसने उस चेक पोस्ट का पैकेट बना के जेब में रखता है, हर एक को पकड़ाता जाता है तेल से बड़ा कंटेनर। सर सोशल मीडिया पे कंटेनर्स का जिस तरह आप कहें ना, इतना बड़ा तूफान आपने तो भी देखा होगा, मेरे पास भी है, वो वहां से गुजर रहा है और किसी को कोई खबर नहीं है जिस तरह ऑफिशियली वो आप ट्रांजिट नहीं। लेकिन ये अच्छी खबर है, ये इस पे इन्हें काम करना चाहिए, सिर्फ इनको नहीं, हमारे जो इदारे हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट है, हर मुख्तदर तबके को इस पे काम की डिप्लॉयमेंट है, इलाके की चीजें आपको मेक श्योर कि देयर इज नो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। कि हमने बड़े क्लियर तरीके से कम्युनिकेट किया है, वेस्टर्न अपने दोस्तों को भी किया है, ईरान को भी किया है, कि हम हर वो तरीका कार जिससे पाकिस्तान में सैंक्शन ना लगती हो, तेल भी लेने के लिए तैयार हैं और गैस भी लेने के लिए तैयार हैं, मगर तरीका कार वो हो जिसमें अबव बोर्ड रिलेशनशिप हो और कोई पाकिस्तान। रूसी तेल का टेंडर एक हफ्ते में नहीं, रूसी तेल का तो हम कंफर्म कर देंगे, एक हफ्ते में आप टेंडर करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। और मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्या भागे नहीं, मैंने कहा भागने में, आप बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर। अगर तब तक आपको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के अंदर आपकी बात ठीक है, ये ठीक है। कैपिटल टॉक में भी अप्रैल बोला था जी, अप्रैल में अभी मैंने यही बोला था, नहीं मार्च में फुल ना बना दीजिए। नहीं इंशाल्लाह नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी अप्रैल चल रहा है, हमने चीजें फाइनलाइज कर ली हैं, हम अब पहला अपना ऑर्डर कर देंगे और इंशाल्लाह 25-26 दिन में, उसके बाद ऑर्डर के बाद हमारा 25-26 रोज में ऑर्डर के बाद। उसके अलावा मैं दो चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, हम लोगों के तमाम दुख दर्द का मुदावा तो नहीं कर सके, ये बात ठीक है, और क्रिटिसिज्म भी बरहक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि हमने गैस के टैरिफ अलहदा कर दिए हैं। आपको मालूम है कि हमने गैस में अमीर आदमी का बिल, अमीर आदमी का टैरिफ और गरीब आदमी का टैरिफ अलहदा कर दिया। और गरीब आदमी के मुकाबले में अगर उतनी गैस अमीर आदमी इस्तेमाल करे तो अब उसको 2.5 गुना से 4 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आपको ये भी मालूम है कि आप अमीर और गरीब का फर्क मिटा देंगे। वो आपका क्रिटिसिज्म मिटा देंगे, वो आपका क्रिटिसिज्म तो मैंने आप पहले कहा है बरहक। दूसरी बात हमने ये की है कि हमने सर्कुलर डेट ख़त्म कर दिया। इससे पहले कितनी हुकूमतें रही हैं, क्यों आया सर्कुलर डेट? हमने 8 महीने के अंदर अंदर वेल हेड के ऊपर से सर्कुलर डेट 0 कर दिया। अभी आपका गैस सेक्टर का कितना है सर्कुलर डेट? 1700 के करीब है, 1700 के करीब। तो ये कितनी देर लगेगी इसको लिक्विडेट करते हुए? वो हमने एक तरीका कार तो तजवीज़ किया था, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि उसमें से तकरीबन 1 ट्रिलियन 1000 अरब के करीब तो रिटायर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो तरीका कार कामयाब हो गया, उसकी तफसीलात नहीं मैं आपके सामने पेश कर सकता, डार साहब उस पर काम कर रहे हैं अब। और उसके अलावा जो हमारा वेल हेड का जो सर्कुलर डेट है उसमें फ्लो 0 हो चुका है। LNG का सर्कुलर डेट हम अब इस वक्त काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है उसको ख़त्म करने के लिए। तो इसके अलावा पेट्रोल की भी जो स्कीम अभी आपके सामने हम लेकर आए हैं, जिस पे काफ़ी लेदे भी हुई है, काफ़ी सर 2 नंबर स्कीम है, मैं ऑन एयर मजम्मत करता हूँ आपकी स्कीम के जैसे आपकी खुशी, लेकिन मैं तो सिर्फ पेश कर सकता हूँ। नहीं सर, वो जुर्म है सर। मैं दोबारा आपको कहता हूं, आप प्राइस डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं, आप चोरी का रास्ता खोलते हैं। मैं क्रिटिसिज्म को तो आप जब मेरे पास अगर तफसील से प्रोग्राम करें और अगर मुझे इजाजत दें, मैं फिर भी मजम्मत करूंगा, लेकिन आप जब इजाजत
दें और मैं पेश करूं फिर भी मजम्मत करते हैं तो कोई बात नहीं, बगैर सुने वो आपने तो इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे, लास्ट 2 मिनट्स हैं इलेक्शन पे वापस। नहीं जी, इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, और अब ये आइन टूटा तो फिर पता नहीं कब होंगे, होने चाहिए, होंगे। आइन तो ये तोड़ चुके हैं, वो 15 अप्रैल की लिमिट थी, वो खत्म हो गया, वो गुजर गई, लेकिन नहीं वो होंगे। लेकिन आप यकीन नहीं करें, अभी एक लफ्ज़ किसी ने बोला था कि हवाएं चल रही हैं, मैंने कहा हवाएं तो चल रही हैं मगर इसके पीछे आने वाली खौफनाक आंधी आप लोग नहीं देख रहे। और इन्होंने, हम सियासतदानों ने अपने गंद के छींटे सुप्रीम कोर्ट पे डाले, और अब पार्लियामान को हिस्सेदार क्यों बनी? पार्लियामान को कल फाते तो पढ़ने आ गए थे। दूसरा आपको गैस का ये बताना था, इन्होंने कहा ना कि अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग, अमीरों को भी गैस नहीं मिलती। मैं जमजमा के एरिया में, पोश एरिया के कहते हैं, वहाँ पर पूरी सर्दी तो गैस नहीं है। मेरे घर में सिलेंडर है, मैं आपको बता रही हूँ, सिलेंडर है। गैस की क्या जरूरत है? हाँ? गैस वो नहीं है, क्यों? जमजमा के पास रहने वाले को अगर सिलेंडर में क्या, जमजमा के रहने वाले, ये टाइम है फौरी तौर पर डायलॉग करने चाहिए पॉलिटिकली। नंबर 2 इलेक्शंस होने चाहिए। करवाएगा कौन? खुद करना चाहिए, जमहूरी ताकतें हैं, खुद बैठे। ये इनमें कैपेसिटी नहीं है। मैंने सबसे बड़ी चीज जो नोटिस की है पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें, और अगर ये नहीं है, देखिए अगर नहीं भी करते हैं, आइन पे अमल दरामद कराएं, इलेक्शन कराएं वक्त पे। और इलेक्शन ही हमारे का एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, 15 अप्रैल की मुदत गुजर गई, सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की डेट डाल के उसको मोहर लगा दी उसके ऊपर, उस वायलेशन की। फिर 14 मई की मोहर लगा दी, उसके ऊपर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने वायलेशन की। अब ये दोबारा कोई मोहर लगा देंगे उसको सितंबर की, वो भी लग जाएगी। ये प्रॉब्लम है। आपको सुप्रीम कोर्ट के आगे मोहर नहीं, हमारी मजबूरी थी। देखें मसला ये, आप इनकी मजबूरी को, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी समझ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इनकी मजबूरी को एक्सेप्ट कर रही है। नहीं, हमारी मजबूरी उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट इनका उसको डिक्लेयर किया। लेकिन मैं कहता हूँ 1 महीने की नहीं जाता जब सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा देती है कि मिनिमम बेयर मिनिमम जो डिविएशन के साथ। मसला क्या था, देखें जब आप कागजात जमा कराने हैं, उसकी अपीलें सुननी है, लोगों के राइट्स हैं, लोगों के पब्लिक को फ्री एंड फेयर इलेक्शन बनाना है। कोर्ट ने इसका बन के गलती की है, मैं आपको बता दूंगा। नहीं, उनको वही 9 अप्रैल की डेट फिक्स रखनी चाहिए थी जो पहले ऑलरेडी दी हुई थी प्रेसिडेंट ने, उनको नहीं आगे जाना चाहिए था, लेकिन अब हो गई है। लेकिन मैं कहता हूं क्या ये 6 महीने हम आगे ले जाएं या 9 महीने आगे ले जाएं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 1.5 साल आगे ले जाएं, फिर अगली दफा 5 साल आगे ले जाएं या 3 साल आगे ले जाएं। आइन पे अमल दरामद ये भी भुगतेंगे और बाकी सब सबका हल ये है कि आइन पे अमल दरामद करें, और जो आइन की वायलेशन करेगा, हमारे जो जिस तरीके से ये आइन को तोड़ रहे हैं ना, आइंदा आने वाला हर एक शख्स तोड़ेगा उसको, बिल्कुल तोड़ेगा। ये प्रेसिडेंट है, और इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे ही नहीं। अगर ये गवर्नमेंट आ गई, कुछ नहीं पता कि जो अभी जो महंगाई बढ़ी है उसके असरात अभी दिसंबर तक और आएंगे, अगले 3 साल आएंगे। इमरजेंसी भी लग सकती है। जो ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट है, जो एक क्या वो बोलते हैं उसको, केयर भी लंबा चल सकता है। अभी इनको पता नहीं है कि ये चल क्या रहा है, पंजाब वाला चल रहा है, केपीके वाला। अभी तक इनको अंदाजा नहीं है कि ये क्या कर लिया इन लोगों ने, ये अभी पता चलेगा। सायरा बीबी किसी मोइन कुरैशी की या किसी शौकत अजीज का फिर इनको इंतजार करना। बिल्कुल सही। मैंने अभी कल ही किसी को कहा था कि कहीं से कहीं शौकत अरीन और मोइन कुरैशी वहां तक अगर महदूद रहे तो ठीक है, लेकिन इससे आगे अगर जियाउल हक 2 या मुशर्रफ 2 आ गया तो फिर क्या होगा इनके साथ, मुझे उसका डर है। तो सर वो पिछले 4 साल क्या था, जो भी था वो तो आज क्या है, वो इससे मुख्तलिफ नहीं, वो आज क्या है, जो भी क्या, आज तो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं। जो भी तो बता, 4 साल का जो रेंज था वो वही था। को तो कम से कम इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे साहब की तो प्रेडिक्शन 1 साल के अंदर एक लाइन में कर तो सकते हैं, एक लाइन बहुत कुछ है। डिसिप्लिन मार्शल लॉ इंदो 20 साल पहले बोला था, आ गया 20 साल पहले का। बस फिर डॉक्टर साहब गए, फिर बुहारी फिरंदी एहतसाब जी इब्तदा पंजाब का थींदी, फिर शबासी भी गया जी सर। और आई एम सॉरी, उन्होंने ये भी कहा था कि एक का मुस्तकबिल ब्लैक है, दूसरे का ब्लीक है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शोएब शाहीन साहब और सायरा बानो साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।